स्वागत। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। जी आयुर्वेद का दर्शन, मतलब उसकी जड़ें कहाँ हैं, उसकी सोच क्या है। हाँ, बिल्कुल, ये गहरा विषय है। हमारे पास महर्षि भारद्वाज और उनके शिष्यों के बीच हुई एक पुरानी बातचीत के कुछ हिस्से हैं। और ये बातचीत आयुर्वेद की बुनियाद, मतलब पदार्थ विज्ञान, और भारतीय दर्शन से उसके क्या रिश्ते हैं, इस पर रोशनी डालती है। सही कहा। तो आज का अपना मकसद यही है कि आयुर्वेद के जो मूल सिद्धांत हैं उनको समझें और ये भी देखें कि भाई आज के जमाने में इनकी कोई अहमियत है भी या नहीं। बिल्कुल। और ये जो संवाद है ना, ये खास माहौल में होता था। गुरु का आश्रम, ज्ञान देने का एक पारंपरिक तरीका। हाँ, वो कल्पना कर सकते हैं। तो यहाँ सिर्फ जानकारी नहीं दी जा रही, बल्कि एक समझ बनाने की कोशिश हो रही है। हमारा काम यही है कि इस बातचीत से वो जरूरी बातें निकालें जो आयुर्वेद की असल बुनियाद समझने में मदद करें। बढ़िया। तो चलिए फिर शुरू करते हैं सबसे बुनियादी सवाल से। जरूर। आयुर्वेद में ये शब्द बहुत बार आता है, पदार्थ। अब आम भाषा में तो पदार्थ मतलब कोई चीज, कोई मैटर होता है। हाँ, क्या आयुर्वेद में भी यही मतलब है या कुछ और? ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि यहीं से आयुर्वेद की सोच की परतें खुलना शुरू होती हैं। अच्छा। हाँ, देखिए, श्रुत में महर्षि भारद्वाज इसे बहुत बहुत अच्छे से समझाते हैं। वो कहते हैं पदार्थ वो है जिसका कोई नाम हो, मतलब पद, यानी शब्द से जिसका पता चले। अच्छा, जिसका नाम हो। हाँ, जिसे जाना जा सके और जिसका अस्तित्व हो। तो हाँ, इसमें चीज तो है, पर ये उससे कहीं ज्यादा बड़ा है। ज्यादा बड़ा कैसे? मतलब ये हर वो कॉन्सेप्ट है, हर वो चीज है जिसे समझा जा सके और जिसका दुनिया में कोई ना कोई वजूद हो। अरे वाह! तो मतलब सिर्फ ठोस चीजें नहीं, गुण, कर्म, यहाँ तक कि सिद्धांत भी पदार्थ हो सकते हैं। बिल्कुल सही पकड़ा। हाँ, वैशेषिक दर्शन, जिससे आयुर्वेद ने ये विचार काफी हद तक लिया है, हाँ, वैशेषिक। वो 6 मुख्य भाव पदार्थ गिनाता है। भाव मतलब जिनका अस्तित्व है। 6 कौन कौन से? द्रव्य यानी सब्सटेंस, हम्म। गुण यानी क्वालिटी, कर्म यानी एक्शन, ठीक है। सामान्य यानी जेनरलिटी या सिमिलैरिटी, विशेष यानी पर्टिकुलैरिटी या डिफरेंस, और समवाय यानी इनहेरेंस, मतलब अटूट संबंध। द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय। ठीक है, 6 हो गए। हाँ, अब यहाँ एक दिलचस्प बात है। वैशेषिक दर्शन शायद इन्हें किसी और क्रम में रखे, पर आयुर्वेद अपने इलाज के मकसद से हाँ, इलाज के लिए वो सामान्य और विशेष को बहुत अहमियत देता है। उन्हें वो शुरू में रखता है। सामान्य और विशेष, ये सुनने में थोड़े मुश्किल लग रहे हैं। इनका मतलब क्या हुआ और आयुर्वेदी ने इतनी अहमियत क्यों देता है? इसे ऐसे समझिए, सामान्य का मतलब है जो चीजों को बढ़ाता है, यानी समानता। अच्छा, सिमिलैरिटी। और विशेष का मतलब है जो चीजों को घटाता है, यानी विपरीतता या डिफरेंस। ठीक है, बढ़ाने वाला और घटाने वाला। हाँ, और आयुर्वेद का मूल मंत्र ही यही है, सर्वदा सर्वभावानां सामान्यम वृद्धि कारणम ह्रास हेतुर्विशेषश्च। मतलब समान गुण वाली चीजें शरीर में उस गुण को बढ़ाएंगी और विपरीत गुण वाली चीजें उसे कम करेंगी। अच्छा, ये तो इलाज का बड़ा सीधा सिद्धांत लग रहा है। है ही? सोचिए, अगर शरीर में रूखापन बढ़ गया है, जो वात का गुण है, हाँ, तो आप क्या देंगे? आप चिकनाई देंगे, जैसे तेल या घी। वो उसका विशेष हो गया, यानी विपरीत। सही बात है, रूखे का उल्टा चिकना। बिल्कुल। और अगर कमजोरी है तो आप पौष्टिक आहार देंगे, जो बल बढ़ाने में सामान्य है, यानी समान रूप से बढ़ाता है। समझ गया। तो ये सामान्य विशेष सिद्धांत तो प्रैक्टिस के लिए बहुत जरूरी हुआ। इसीलिए आयुर्वेद इसे इतनी अहमियत देता है। ये सिर्फ फिलॉसफी नहीं, ये सीधी सीधे इलाज की रणनीति है। स्रोत में आचार्य चरक इन 6 पदार्थों, द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय को कारण पदार्थ भी कहते हैं। कारण पदार्थ, हाँ, क्योंकि यही दुनिया बनने, बीमारी होने और सेहत पाने के मूल कारण है। वाह! मतलब सिर्फ सिद्धांतों की लिस्ट नहीं है ये, बल्कि उनका प्रैक्टिकल इस्तेमाल आयुर्वेद के लिए ज्यादा मायने रखता है। ये बात तो नोट करने वाली है। बिल्कुल। अच्छा, अब आते हैं दूसरे बड़े शब्द पर, दर्शन। स्रोत में इसका भी जिक्र है। दर्शन का मतलब तो देखना होता है ना, आम भाषा में? हाँ, दर्शन शब्द बना है दृश्य धातु से, जिसका मतलब है देखना। लेकिन यहाँ मतलब सिर्फ आंखों से देखना नहीं है। तो फिर ये है तत्व को देखना, सच्चाई को जानना, चीजों की जो असलियत है उसका साक्षात्कार करना।
अच्छा, गहरा मतलब है इसका। हाँ, दर्शन एक नजरिया है, एक विचारधारा है जो हमें बताती है कि ये दुनिया क्या है, हम कौन है और जीवन का असली मकसद क्या है, जिसे हमारी परंपरा में अक्सर मोक्ष कहा गया है। तो जैसे अलग अलग नंबर के चश्मे होते हैं जिनसे दुनिया अलग दिखती है, हाँ वैसी अलग अलग दर्शन हैं जो दुनिया को समझने के अलग अलग नजरिए देते हैं। 9। हाँ, मोटे तौर पर 2 हिस्सों में बांटते हैं। 6 है आस्तिक दर्शन जो वेदों को मानते हैं, जैसे? न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा और वेदांत। ठीक है, ये 6 हो गए आस्तिक। और 3 नास्तिक दर्शन है जो वेदों को परम प्रमाण नहीं मानते, चारवाक, बौद्ध और जैन। हर दर्शन का अपना तरीका है सच्चाई तक पहुंचने का, अपने तर्क हैं, अपने सिद्धांत हैं। समझ गया। तो अब सवाल ये उठता है कि आयुर्वेद का इन अलग अलग दर्शनों से क्या लेना देना है? क्या आयुर्वेद ने इनसे कुछ सीखा है, कुछ लिया है? हाँ, बिल्कुल। आयुर्वेद ने इन दर्शनों से बहुत कुछ लिया है, लेकिन हमेशा अपने मकसद को ध्यान में रखते हुए। अच्छा। जैसे कि वैशेषिक दर्शन से पदार्थ विज्ञान लिया, जिसकी हमने अभी बात की, और परमाणु का विचार भी। पदार्थ और परमाणु वैशेषिक से। सांख्य दर्शन से ये समझा कि दुनिया कैसे बनी, प्रकृति पुरुष का सिद्धांत और त्रिगुण का सिद्धांत। सत्व, रजस, तमस, ये मन के 3 गुण हैं। सत्व, रजस, तमस। हाँ, ये सुना है। ये त्रिगुण वाला विचार आगे चलकर त्रिदोष की समझ से भी जुड़ता है। अच्छा। योग दर्शन से मन को शांत रखने के तरीके लिए ध्यान, प्राणायाम, ये मानसिक सेहत के लिए बहुत जरूरी हैं। हाँ, योग तो जुड़ा ही हुआ है आयुर्वेद से। और न्याय दर्शन से लिया प्रमाण का सिद्धांत। प्रमाण यानी सबूत। हाँ, मतलब सही ज्ञान कैसे मिले, इसके तरीके, जैसे प्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, अनुमान यानी इन्फरेंस, शब्द यानी किसी ज्ञानी का वचन। ये सब तरीके डॉक्टर को बीमारी का सही पता लगाने यानी डायग्नोसिस में मदद करते हैं। अच्छा, तो आयुर्वेद ने वैशेषिक से चीजों को समझने का ढांचा लिया, सांख्य से दुनिया बनने का नजरिया, योग से मन को साधने का तरीका और न्याय से सोचने और जानने का तरीका। बिल्कुल। ये तो ऐसा लग रहा है जैसे आयुर्वेद ने अलग अलग जगहों से अच्छी अच्छी चीजें चुन के एक गुलदस्ता सा बना लिया हो। हाँ, कुछ हद तक कह सकते हैं। तो इससे एक सवाल मन में आता है और शायद स्रोत भी ये सवाल उठाता है कि क्या आयुर्वेद बस इन दर्शनों का एक कलेक्शन है या इसकी अपनी कोई अलग पहचान, अपनी कोई मौलिकता भी है? ये बहुत ही जरूरी सवाल है और इसका जवाब ही आयुर्वेद की आत्मा को समझने की कुंजी है। बताइए फिर। स्रोत में महर्षि भारद्वाज बहुत साफ कहते हैं, नहीं, आयुर्वेद सिर्फ कलेक्शन नहीं है, ये अपने आप में एक मुकम्मल और आजाद विचारधारा है। अच्छा, स्वतंत्र है ये। हाँ, और इसकी सबसे बड़ी वजह है इसका मकसद, इसका प्रयोजन। मकसद? हाँ, बाकी दर्शनों का मुख्य लक्ष्य शायद सत्य का ज्ञान पाना हो या मोक्ष पाना हो, लेकिन आयुर्वेद का मकसद बिल्कुल साफ और प्रैक्टिकल है। स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, आतुरस्य विकार प्रशमनम च। हाँ, ये श्लोक तो बहुत प्रसिद्ध है। मतलब जो सेहतमंद है उसकी सेहत बनाए रखना और जो बीमार है उसके रोग को दूर करना। ये जो जमीनी मकसद है ना, यही इसे बाकी दर्शनों से अलग खड़ा करता है। ठीक है, मकसद तो अलग और बहुत प्रैक्टिकल है, पर क्या इसके अपने मौलिक सिद्धांत भी हैं? मतलब ऐसी बातें जो सिर्फ आयुर्वेद में मिलती हों, किसी और दर्शन में नहीं? अरे बिल्कुल है, और वही तो आयुर्वेद की असली पहचान है। राइट। स्रोत में कई ऐसी अनोखी चीजें गिनाई गई हैं। जैसे कि? सबसे पहले और सबसे खास तो है त्रिदोष सिद्धांत। वात, पित्त, कफ। हाँ, ये तो आयुर्वेद का आधार है। ये सिर्फ शरीर के 3 ह्यूमर नहीं है, ये शरीर और मन की सारी क्रियाओं को समझने का एक ढांचा है। गति वात, रूपांतरण पित्त और स्थिरता या संरचना कफ। राइट। ये कॉन्सेप्ट इसी रूप में कहीं और नहीं मिलता। वात, पित्त, कफ, ठीक है, और? फिर है सप्त धातु सिद्धांत। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। शरीर के साथ टिश्यूज। हाँ, शरीर किन चीजों से बना है और कैसे पोषण पाता है, इसकी ये व्याख्या आयुर्वेद की अपनी है। फिर अग्नि का सिद्धांत, सिर्फ पेट की आग जठराग्नि ही नहीं बल्कि टिश्यू लेवल पर मेटाबॉलिज्म यानी धात्वाग्नि और 5 महाभूतों के स्तर पर काम करने वाली भूताग्नि। इतनी तरह की अग्नि? हाँ, और ये मानना कि रोगाः सर्वेपि मंदाग्नौ, ज्यादातर बीमारियां पाचन और मेटाबॉलिज्म की गड़बड़ी से ही शुरू होती हैं, ये सोच बहुत मौलिक है। अच्छा,
और हर इंसान की अलग प्रकृति होती है, वातज, पित्तज, कफज। ये पहचानना और उसके हिसाब से खान पान, रहन सहन और इलाज तय करना। हाँ, पर्सनलाइज्ड मेडिसिन जैसा। बिल्कुल, शायद ये उसका सबसे पुराना रूप है। फिर पंचकर्म, शरीर को अंदर से साफ करने की 5 खास प्रक्रियाएं। वमन, विरेचन, बस्ती। हाँ, पंचकर्म तो बहुत सुना डिटॉक्स के लिए। जी, ये बहुत व्यवस्थित तरीका है। फिर षड रस सिद्धांत, खाने के 6 स्वाद और उनका शरीर पर असर। मीठा, खट्टा, नमकीन, तीखा, कड़वा, कसैला। 6 रस। इनका दोषों और धातुओं पर क्या असर होता है, इसका बहुत गहरा विश्लेषण है। और भी कुछ है? हाँ, और तो और स्वास्थ्य की अपनी परिभाषा। समदोषः समा अग्निश्च समधातु मलक्रियाः प्रसन्नात्मेन्द्रिय मनः स्वस्थ इत्यभिधीयते। अब ये भी बहुत मशहूर है। सोचिए, सेहत सिर्फ बीमारी का न होना नहीं है, बल्कि दोष, अग्नि, धातु, मलक्रिया सब संतुलन में हो और साथ में आत्मा, इंद्रियां और मन भी प्रसन्न हो। कितनी होलिस्टिक परिभाषा है। वाकई ये लिस्ट तो काफी लंबी हो गई। त्रिदोष, सप्तधातु, अग्नि, प्रकृति, पंचकर्म, षड्रस, स्वास्थ्य की परिभाषा, ये सब मिलकर तो आयुर्वेद को एक बिल्कुल अलग पहचान देते हैं। देते ही है। ये सिर्फ फिलॉसफी नहीं लगती, बल्कि शरीर और इलाज को देखने का एक पूरा सिस्टम लगता है। सही कहा। लेकिन अब वही सवाल फिर से, ये सारे सिद्धांत हैं तो हजारों साल पुराने। हाँ, आज के जमाने में जहां इतनी एडवांस्ड मेडिकल साइंस है, क्या इन पुरानी बातों की कोई रेलेवेंस, कोई प्रासंगिकता बची है, या ये बस इतिहास की बातें हैं? कि स्रोत में महर्षि भारद्वाज कहते हैं कि ये सिद्धांत शाश्वत है, मतलब समय के साथ बदलने वाले नहीं। अच्छा, शाश्वत। हाँ, हाँ। और दिलचस्प बात यह है कि संवाद में वो कुछ ऐसी तुलनाएं करते हैं जो आज के विज्ञान की रोशनी में और भी ज्यादा मतलब सार्थक लगती हैं। जैसे कुछ उदाहरण देंगे? हाँ बिल्कुल, जैसे द्रव्य की बात करें, हमने 9 द्रव्यों की बात की थी, जिनमें 5 पंचमहाभूत थे, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। हाँ। स्रोत इशारा करता है कि इन्हें पदार्थ की आधुनिक अवस्थाओं, स्टेट्स ऑफ मैटर से जोड़कर देखा जा सकता है। पृथ्वी यानी ठोस, सॉलिड, जल यानी तरल, लिक्विड, अग्नि यानी ऊर्जा या प्लाज्मा। अच्छा, अग्नि मतलब ऊर्जा या प्लाज्मा। हाँ, उस तरह से समझ सकते हैं। वायु यानी गैस, गैशियस, और आकाश यानी स्थान या स्पेस, ईथर। ये तो कमाल की सोच है ना? इसी तरह वैशेषिक दर्शन का जो परमाणु सिद्धांत है कि हर चीज छोटे छोटे कणों से बनी है, उसकी तुलना आज के एटॉमिक थ्योरी से की जा सकती है। और गुणों के बारे में? गुणों की बात करें तो आयुर्वेद में 20 मुख्य गुण बताए हैं। गुरु, लघु, भारी, हल्का, शीत, उष्ण, ठंडा, गरम, स्निग्ध, रूक्ष, तैलीय, सूखा वगैरह। हाँ, ये गुण दवाओं के वर्णन में बहुत आते हैं। इनकी तुलना आज के फिजिक्स और केमिस्ट्री के गुणों से कर सकते हैं, जैसे डेंसिटी, थर्मल प्रॉपर्टीज, रिएक्टिविटी, लिपोफिलिक, हाइड्रोफिलिक नेचर। ये गुणों का वर्गीकरण दवाइयों का असर समझने में बहुत मदद करता है। अच्छा, और वो सामान्य विशेष वाला सिद्धांत? सामान्य विशेष, हमने बात की थी कि समान चीजें बढ़ाती हैं और विपरीत घटाती हैं। हाँ। ये सिद्धांत आज के होम्योस्टैसिस के कॉन्सेप्ट जैसा है। शरीर कैसे अपना संतुलन बनाए रखने की कोशिश करता है। हाँ, बॉडी का इंटरनल बैलेंस। बिल्कुल, और आधुनिक फार्माकोलॉजी या न्यूट्रिशन में भी तो हम यही करते हैं। किसी चीज की कमी है तो वही चीज देते हैं, लाइक इंक्रीजेस लाइक, या कोई चीज बढ़ी हुई है तो उसे कम करने के लिए विपरीत दवा या आहार देते हैं। ऑपोजिट्स डिक्रीज। उदाहरण? जैसे वात रोग में रूखापन और ठंडापन बढ़ जाता है तो इलाज में तेल की मालिश, स्निग्ध यानी विपरीत, और गर्म सिकाई, उष्ण यानी विपरीत करते हैं। समझ गया, ये तो बिल्कुल प्रैक्टिकल है। अच्छा, और वो छठा पदार्थ था समवाय। समवाय, ये एक अटूट संबंध है, जैसे फूल और उसकी खुशबू का संबंध, धागे और कपड़े का संबंध। इन्हें अलग नहीं किया जा सकता। ठीक है, इसकी तुलना किससे की जा सकती है? इसे आज की केमिकल बॉन्डिंग से जोड़कर समझने की कोशिश की जा सकती है, जैसे कोवेलेंट या आयोनिक बॉन्ड्स, जहां परमाणु मिलकर अणु बनाते हैं और फिर वो एक इकाई बन जाते हैं। ये समानताएं तो सच में सोचने पे मजबूर करती हैं। ऐसा लगता है जैसे हजारों साल पहले के ऋषियों ने प्रकृति को बहुत ध्यान से देखकर कुछ ऐसे बुनियादी नियम पकड़ लिए थे। हाँ बिल्कुल, जिन्हें आज हम वैज्ञानिक भाषा में अलग तरह से समझ रहे हैं। हाँ, ये वाकई कमाल है। तो अब हम इस चर्चा के आखिरी हिस्से पर आते हैं। ये सब जानना,
पदार्थ क्या है, दर्शन क्या है, आयुर्वेद के अपने सिद्धांत क्या हैं, उनकी आज के विज्ञान से तुलना, ये सब ठीक है। पर आखिरकार एक आम इंसान के लिए या एक आयुर्वेद के छात्र या डॉक्टर के लिए इन गहरी दार्शनिक बातों को समझना जरूरी क्यों है? इसका निचोड़ क्या है? मतलब क्यों पढ़ें ये सब? देखिए, स्रोत इसका बहुत स्पष्ट और गहरा जवाब देता है। महर्षि भारद्वाज के अनुसार ये ज्ञान सिर्फ किताबी नहीं है, बल्कि बेहद जरूरी है, और इसके कई कारण हैं। जैसे? पहला, नींव को समझना। जैसे किसी बिल्डिंग की मजबूती उसकी नींव पर टिकी होती है, वैसे ही आयुर्वेद की समझ उसके दार्शनिक आधार पर टिकी है। ये दर्शन हमें सृष्टि, आत्मा, मन शरीर के रिश्ते को समझने में मदद करते हैं। इसके बिना आप सिर्फ शरीर के पुर्जों का इलाज करेंगे, पूरे इंसान का नहीं। एक सूत्र है, तत्व ज्ञानात व्याधि ज्ञानम। तत्व के ज्ञान से बीमारी का ज्ञान। हाँ, तत्व को समझेंगे तभी बीमारी को सही से समझ पाएंगे। ठीक है, पहला कारण तो हुआ गहरी समझ। दूसरा, बेहतर इलाज। सीधी सी बात है, पदार्थों, द्रव्य, गुण, कर्म का ज्ञान होगा तभी तो सही दवा चुन पाएंगे। हाँ, ये तो है। सामान्य विशेष का सिद्धांत पता होगा तभी तो तय कर पाएंगे कि क्या बढ़ाना है, क्या घटाना है। न्याय दर्शन के प्रमाण, प्रत्यक्ष अनुमान वगैरह आपको सही डायग्नोसिस तक पहुंचने में मदद करेंगे। ये सब जाने बिना इलाज तुक्के जैसा हो जाएगा। सही कहा। चिकित्सा की जो मूल सिद्धांत हैं, जैसे हेतु विपरीतार्थकारी, मतलब कारण के विपरीत इलाज करो, वो तभी लागू कर पाएंगे जब आपको कारण और उसके गुणधर्म पता हो। तो बेहतर ट्रीटमेंट के लिए भी जरूरी है। तीसरा, समग्र नजरिया, यानी होलिस्टिक अप्रोच। ये ज्ञान हमें याद दिलाता है कि हमें सिर्फ बीमारी का इलाज नहीं करना, बल्कि बीमार का इलाज करना है, जिसमें उसका शरीर, मन और आत्मा सब शामिल हैं। स्वास्थ्य की वो परिभाषा खुद इसी ओर इशारा करती है। शरीर, मन, आत्मा सब जुड़े हुए हैं। बिल्कुल। और चौथा कारण है नैतिक और आत्मिक विकास। अच्छा, वो कैसे? दर्शन का अध्ययन एक वैद्य में जरूरी गुण पैदा करता है, समझदारी, करुणा, सेवा भाव। ये उसे सिर्फ एक तकनीशियन नहीं, बल्कि एक सच्चा हीलर बनाता है। ये आत्मज्ञान का रास्ता भी दिखाता है। और सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया, सब सुखी हों, सब निरोगी हों, इस बड़े लक्ष्य से जोड़ता है। तो संक्षेप में कहें तो ये दार्शनिक समझ आयुर्वेद की प्रैक्टिस को ज्यादा गहरा, ज्यादा असरदार और ज्यादा मानवीय बनाती है। बिल्कुल सही। ये सिर्फ थियरी नहीं है, बल्कि बेहतर डॉक्टर और शायद बेहतर इंसान बनने का जरिया है। बिल्कुल। ये ज्ञान दिमाग को तेज करता है, हाथ को हुनर देता है और दिल में करुणा भरता है। क्या बात है, बहुत खूब। तो ये थी आयुर्वेद के दार्शनिक दिल की एक यात्रा। हाँ, एक गहरी यात्रा। हमने पदार्थ की परिभाषा से शुरू किया, फिर देखा कि कैसे आयुर्वेद ने दर्शनों से सीखा भी और अपनी अलग राह भी बनाई, कैसे उसके प्राचीन सिद्धांत आज भी गूंजते हैं, और आखिर क्यों ये सब जानना इतना जरूरी है। हाँ, और ये संवाद दिखाते हैं कि ये सारे विचार सृष्टि से लेकर शरीर, बीमारी और इलाज तक कैसे एक साथ मिलकर एक तर्कसंगत और व्यावहारिक सिस्टम बनाते हैं। कोई चीज हवा में नहीं है। सही। और जैसा कि महर्षि अंत में कहते हैं, संदेश आज भी उतना ही सच है। धर्मार्थ काम मोक्षाणाम आरोग्यम मूलम उत्तमम। हाँ, आरोग्य मूलम उत्तमम। जीवन के चारों लक्ष्य, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इन सब को पाने के लिए अच्छी सेहत ही सबसे जरूरी बुनियाद है। बिल्कुल सही कहा। और अब जाते जाते हमारे सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। जरूर। इस स्रोत में जैसा आपने बताया, ज्ञान, शास्त्र के साथ साथ अभ्यास और करुणा पर भी बहुत जोर है। महर्षि कहते हैं कि सिर्फ पढ़ना काफी नहीं है, गुरु की सेवा और बिना स्वार्थ के धर्म के अनुसार इलाज करना भी जरूरी है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो सवाल यह है कि गहरे दार्शनिक ज्ञान को प्रैक्टिकल स्किल और मानवीय संवेदनाओं के साथ जोड़ने का ये जो प्राचीन मॉडल है, ये आज के दौर में सिर्फ आयुर्वेद ही नहीं, बल्कि स्वास्थ्य और कल्याण, हेल्थ एंड वेलनेस के हमारे आधुनिक नजरियों को कैसे प्रेरित कर सकता है या शायद बेहतर बना सकता है। ये वाकई सोचने लायक बात है। ज्ञान, कर्म और करुणा का संगम, आज इसकी कितनी जरूरत है। बिल्कुल। तो इस विचार के साथ ही आज की चर्चा समाप्त करते हैं। इस गहरी बातचीत में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।